राष्ट्रव्यापी महंगाई का। मोदी जी ने एक नारा दिया कि पकौड़ा तलना भी व्यवसाय। जब 150 लीटर तेल हो जाए तो फिर पकौड़े का व्यवसाय भी लोगों के लिए लाभप्रद रह गया है, नहीं रह गया है, ये पकौड़े बेचने वाले लोग समझ सकते हैं। हर खाने वाली चीज का, आम उपभोग की चीज के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं। यदि दाम घट रहे हैं तो उन चीजों के घट रहे हैं जिनको हमारे गांव का कृषक पैदा करता है। यदि सब्जियों के दाम भी उसी अनुपात में बड़े होते जिस अनुपात में तेल और दूसरे आर्टिकल्स के दाम बढ़े हैं, तो इस समय तक महंगाई असह्य हो जाती। गैस के दामों में एक महीने में 3 बार वृद्धि, और वो भी कोई छोटी वृद्धि नहीं, असाधारण वृद्धि। और यदि इसी तरीके से दाम बढ़ते रहे तो हमको अगले 6 महीने के अंदर 1000 रुपया सिलेंडर का मूल्य अदा करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आप अनुपात देख लीजिए वृद्धि का, और आप महीने उसमें उसी अनुपात से लगा लीजिए, तो अगले 6 महीने के अंदर गैस का सिलेंडर 1000 रुपये को पार कर जाएगा। जिस समय पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे थे, हमने सोचा शायद मोदी जी ये चाहते हैं कि भाई आडवाणी जी की जितनी उम्र है, लाल कृष्ण जी की, उतने में डीजल और पेट्रोल मिलना चाहिए। अब तो मोदी आडवाणी जी की उम्र को भी पार कर गया है, 100 रुपया लीटर पहुंचा दिया है। कहाँ पे थमने वाले हैं? दुनिया में हमारे पड़ोस अड़ोस में देख लीजिए, सब जगह इससे आधे दाम पर पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। केवल भारत में पेट्रोल, डीजल, गैस और मिट्टी तेल के दाम आसमान पे है। नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ, और जीएसटी से वो नुकसान और गहरा हुआ, उस सारे नुकसान की भरपाई मोदी जी गैस के दाम बढ़ाकर और डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर करना चाहते हैं। और ये तीनों चीजों के दाम घटेंगे भी नहीं, क्योंकि इन तीनों पदार्थों के व्यापार में मोदी जी के एक बहुत चहेते व्यक्ति हैं, श्री अंबानी। जो राहुल जी कहते हैं कि हम दो हमारे दो, वो हम दो तो मोदी जी और अमित शाह जी हैं, और हमारे दो उनके, एक तरफ अंबानी हैं तो दूसरी तरफ अडानी है। एक के हवाले बिजली कर दी गई है और दूसरे के हवाले पेट्रोल, डीजल आदि कर दिया गया है। उनको लाभ पहुंचाने के लिए देश के आम उपभोक्ता के ऊपर ये भार बढ़ा है। मसूरी हमारा इंटरनेशनल टाउन है। मेरी सलाह है, हमारे जो कांग्रेस के दोस्त हैं, एक दिन, और हमारी बहनें हैं यहाँ, तो बहनें बहुत सक्रिय हैं, आप लोग जो है इसको लेकर के कुछ यूनिक तरीके का प्रदर्शन करें। मैंने कल तय किया है कि मैं ऑटो रिक्शा को खुद खींच करके ले जाऊँगा, क्योंकि अब पेट्रोल डीजल से तो ऑटो चलेगा नहीं तो ऑटो वाले को जितना किराया नहीं मिलता, उससे ज़्यादा उसको दाम अदा करने पड़ रहे हैं। तो हमको प्रतीकात्मक तरीके से अपने विरोध को मोहल्ले मोहल्ले, गांव-गांव में पहुंचाना है। ये मेरी कांग्रेस के दोस्तों से इल्तिजा है, और इसमें सीनियर जूनियर कुछ नहीं है, सब लोग निकल पड़ो और महंगाई के संदेश को लोगों तक पहुंचाओ। लोगों के जख्म लगे हैं, उस जख्म को जरा सा कुरेदने की जरूरत है,
और उसके लिए एक कार्यक्रम से नहीं होगा, मोहल्ले छांट, ताकि हर घर तक मोहल्ले के ये संदेश जाए कि महंगाई के खिलाफ कांग्रेस खड़ी है। दूसरी बात, क्योंकि मसूरी का राज्य आंदोलन में एक महत्वपूर्ण स्थान है और वही स्थान हर साल इस राज्य के महत्वपूर्ण लोगों को मसूरी खींच करके लाता है अपने आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। राज्य आंदोलन का लक्ष्य केवल एक राजनीतिक इकाई बनाना नहीं था, बल्कि यहाँ के आम लोगों का, आम नागरिक का सम्मान स्थापित हो सके, उसकी रक्षा हो सके, ये भी था। यदि मुजफ्फरनगर में हमारे सम्मान पर डाका डालने की कोशिश नहीं की गई होती, हम पर अनावश्यक लाठी और गोली नहीं चलाई गई होती, मसूरी खटीमा में गोली नहीं चलाई गई होती, नैनीताल और देहरादून में, तो उत्तराखंड के लोग इतने प्रबल तरीके से आंदोलन में शायद नहीं आते। तो केवल हमने एक राजनीतिक इकाई बनाने के लिए कोई मुख्यमंत्री, मंत्री हो जाएंगे, विधायक हो जाएंगे, इसके लिए लड़ाई नहीं लड़ी। क्यों मनु भाई बताए? हमारी लड़ाई जो है आम उत्तराखंडी के सम्मान की रक्षा भी थी। जिस तरीके से हराड़ी सैंड में घाट के आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं पर लाठी चलाई गई है। मैंने कल जो महिलाएं घायल हुई थी, मैंने उनके साथ मैं खड़ा भी हुआ था, उनके मैंने फोटो खींच ली। उनको चोट लगी है, एक महिला की तो आंख बाल बाल बची, एक वृद्ध व्यक्ति को पूरी तरीके से पीटा गया और जले पर नमक छिड़कने के लिए माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आंदोलनबाज। भैया हम तो सारा उत्तराखंड आंदोलनबाज है, आंदोलनबाजी नहीं करते तो तुम कैसे मुख्यमंत्री बनते? हरीश रावत कैसे मुख्यमंत्री बनते? जोर सिंह मुंसोला जी कैसे एमएलए बनते? ये तो आंदोलन से राज्य बना और अब आप राज्य के लोगों का अपमान कर रहे हैं ये कह करके कि आंदोलनबाज। गांव की महिलाएं क्या आंदोलनबाज हो सकती, जो अपनी बात कह नहीं पा रही, जो गढ़वाली के अलावा हिंदी का एक शब्द नहीं बोल सकती, जो लोग सड़क में इधर जाएं उधर जाएं में कंफ्यूजन में पड़ जाती हैं, सड़क क्रॉस नहीं कर पा रही हैं, जो पुलिस वालों को देख करके घबरा करके जिस तरीके से बाघ से जो है बच्चियां घबराने लगती है उस तरीके से घबरा रही हैं, तो वो महिलाएं क्या आंदोलनबाज हो सकती हैं? अपनी माँ बहनों को आंदोलनबाज कहकर त्रिवेंद्र सिंह ने राज्य की महिलाओं का, महिला शक्ति का अपमान किया, उनको पीटा गया है। ये उत्तराखंड के आत्मस्वाभिमान पर आती है, उस पर चोट। और मैं खुद भी गया था घाट और मैं चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग इस मुद्दे को घर घर लोगों तक पहुंचाएं। क्या हमने ये राज्य अपने को आंदोलनबाज कहलवाने के लिए, और क्या ये राज्य हमने अपनी बहनों को इस तरीके से, निरीह बहनों को पिटवाने के लिए बनाया है? ये सवाल बड़ा सवाल है और ये मुख्यमंत्री से पूछा जाना चाहिए। और मैंने तो साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री जब तक घाट जाकर के खुद माफी नहीं मांगते, और मांग क्या रहे हैं वो लोग? कह रहे हैं हमारी जो सड़क है उसका चौड़ीकरण कर। अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री कह रहे हैं हर ब्लॉक हेडक्वार्टर को कि जाने वाली सड़क का को डबल बनाया जाएगा, और वहाँ ब्लॉक भी है, वहाँ तहसील भी है, वहाँ डिग्री कॉलेज भी है, और आप उनको कह रहे तुम्हारी सड़क में तो 300 ही गाड़ियाँ चलती है, इसलिए तुम्हारी सड़क का चौड़ीकरण नहीं हो सकता। अब हर सड़क देहरादून मसूरी कैसे हो सकती है? हमारी तो नेशनल हाईवेज ऐसी नहीं है जिनमें
जो उस मानक को पूरा कर सकती हैं? तो क्या हमको नेशनल हाईवेज नहीं मिलनी चाहिए? तो एक बड़ी अजीबोगरीब सरकार है, और उस सरकार का जो बजट है वो बजट पूरी तरीके से झूठ का पुलिंदा है। गलत बातों पर एक गुब्बारे को, चुनावी गुब्बारे को फुला करके उसके बाहर बजट लिख दिया गया है। आप जरा सा पढ़िए तो केवल अखबारों की हेडिंग के अलावा अंदर आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा जिससे उत्तराखंड के आम आदमी को कोई राहत मिल रही हो। क्या हमारे पत्रकार बंधु यहाँ पे हैं तो जरूर इसको गौर करें। क्या इस बजट से राज्य में बेरोजगारी घटेगी? रोजगार बढ़ेंगे? क्या इससे महंगाई घटेगी? क्या इससे हमारे गांव के लोगों के सामने जो आजीविका के प्रश्न हैं उनका समाधान होगा? क्या इससे, इस बजट से हमारे विकास को गति मिलेगी? आप जरा ढूंढ करके देखिए, केवल 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 जुमले हैं, और ऐसे जुमले हैं जिन जुमलों की पूर्ति अगले 12 महीनों में नहीं होनी, जब तक नई सरकार आ जाए, तब तक नई सरकार आ जाएगी। केवल चुनावी फायदे के लिए बजट को बनाया गया है, और इस बात का पर्दाफाश होना बहुत आवश्यक है। तो मैं आप सब लोगों से चाहता हूं, यदि किसी का कोई प्रश्न हो इस विषय में तो मुझसे आप प्रश्न करके पूछ सकते हैं। कोई कुछ, किसी को कुछ कहना है तो आप सब लोग जो है पकौड़े और चाय पर आमंत्रित है। आइए सब पूरन, ये सब कंडाली के पकौड़े हैं, जरा सा सब लोग इनका स्वाद लें। बहुत बहुत धन्यवाद सब। कंडाली के कबाब हो गया, घुमा भी दो जरा एक बार प्लेट। दर्शन भाई बैठ ले लो तुम। चलो भाई इधर हाँ क्या करना है सर। चाय पे चर्चा आपने बहुत सारी इसमें जो बात की है, मैंने 3 इशू छुड़ा। एक तो जो राष्ट्रव्यापी महंगाई, जिस तरीके से गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, सरकार के वित्तीय प्रबंधन को छुपाने के लिए एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके केंद्र सरकार अपना खजाना भर रही है, और आम आदमी की, गरीब और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ रही है। उसके खिलाफ मैंने अपने साथियों से कहा है कि हम घर घर आंदोलन को लेकर के जाएं, गैस, पेट्रोल, डीजल के मूल्य वृद्धि के। दूसरी बात, भराड़ीसैंण में जिस तरीके से घाट की सड़क के चौड़ीकरण की मांग करने वाली गांव की महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है और वृद्धों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, और मुख्यमंत्री ने जले में नमक छिड़कने के लिए उनको आंदोलनबाज कहा है। ये उत्तराखंड का अपमान है, उत्तराखंडियत का अपमान है, गैर शरण का अपमान है, और यहाँ की महिला शक्ति का अपमान है। उसका एक ही प्रायश्चित है कि मुख्यमंत्री घाट जा कर के वहाँ के लोगों से माफ़ी मांगे और सड़क के चौड़ीकरण के काम का शीघ्र शुभारंभ। जो बजट है राज्य सरकार का, वो केवल कुछ खाम ख्याली पुलावों पर, कुछ ऐसी घोषणाओं पर जिससे किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है, उस पर आधारित है। बजट के लिए पैसा संसाधन नहीं है, केवल केंद्र सरकार की कुछ प्रतीक्षित धनराशि के आधार पर कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, और उन आंकड़ों से कहीं भी राज्य की जो भीषणतम समस्या है इस समय बेरोजगारी, उसका समाधान नहीं हो रहा है, और न उससे इस बात का समाधान हो रहा है कि जो हमारे गांव की
विकास की गति रुक गई है और गति भी आगे बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही सर है। सरकार ने गैर शरण को एक कमिश्नर ही बनाया, जबकि उत्तराखंड में लगातार जिलों की मांग की जाए। 2011 में 4 जिले उन्होंने घोषणा में की। कमिश्नर बना के कोई फायदा होने वाला नहीं आपको गैर लगता है? शरण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया, लेकिन आप वहाँ सरकार एक दिन भी सरकार के रूप में नहीं बैठते, न मुख्यमंत्री बैठते हैं, न मंत्रीगण बैठते हैं, न सचिवगण बैठते हैं। तो ये कैसी ग्रीष्मकालीन सरकार राजधानी है? जब ये सवाल उठाया गया तो इस सवाल को ढकने के लिए गैरसैंण में कमिश्नरी की घोषणा की गई है। हम कह रहे हैं यदि आप गंभीर हैं गैरसैंण को कमिश्नरी देने के लिए तो गैरसैंण में जिले की भी घोषणा करें। सर ये बार बार मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की बात होती है, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी ने इसमें कोई आगे का रगड़त रगड़त रसड़ी के सिल पर पड़त निशान। हम एक विचार हमने डाला है कि भाजपा ने रणनीति बदल करके हर चुनाव में मोदी के चेहरे को आगे करना प्रारंभ किया सर और हर चुनाव को मोदी बनाम कांग्रेस के लोकल चेहरे में डाल दे रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि भाजपा को हम मजबूर करें कि वो भी अपना लोकल चेहरा घोषित करें, ताकि लोकल चेहरा और लोकल मुद्दों पर चुनाव हो। सर केंद्र स्तर पे अजीत रंजन और आनंद शर्मा के कई मुद्दों को लेकर तकरार चले के जो पश्चिम बंगाल में गठबंधन हो रहा है लेफ्ट के साथ, क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ जो पार्टी में अलग-अलग मतभेद है। गठबंधन है हमारा लेफ्ट पार्टीज के साथ है, वो सेकुलर पार्टीज हैं और उनका गठबंधन किसी के साथ है तो वो हमारे साथ नहीं माना जा सकता। लेकिन हाँ, जो वहाँ जिस फ्रंट का नाम लिया जा रहा है वो फ्रंट सेकुलर फ्रंट है और उस फ्रंट की का कोई कम्युनल हिस्ट्री नहीं है। आनंद जी ने जो बात कही है शायद पश्चिम बंगाल की इकाई से वो पूरी जानकारी ले लेते तो ये कंफ्यूजन पैदा नहीं होता। लेकिन मैं समझता हूँ कि बात को अब स्थिति साफ हो चुकी है और उसको लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं होना। सर उत्तराखंड में आप जो लगातार काम पसार रही हो, कह रही है कांग्रेस के भाजपा के आम आदमी पार्टी की चुनौती बनेगी। हर राजनीतिक दल को चुनावी चुनौती देने का हक है, मगर चुनाव में उतरने से पहले कुछ ऐसे लोग तो राजनीतिक दल में होने चाहिए जो उत्तराखंड को समझते हों, यहाँ के गाड़ गधेरों को समझते हों, डांटे कांडों को समझते हों, यहाँ के भूगोल, यहाँ की कठिनाई, यहाँ के जलवायु, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के खान पान, रहन सहन, यहाँ के लोगों की परिस्थितियों से अवगत हों। जिस समय वो अवगत हो जाएंगे तो फिर वोट मांगने के अधिकारी बनेंगे। ठीक सर, थैंक यू। धन्यवाद। मुख्यमंत्री आपसे मिलने आए थे तो किस बात के लिए माफी मांगी उन्होंने? मेरे पास हमें तो आगे बढ़ने हमें भी दुकान चला। अच्छा, और सर ये मुझे अब आगे जो चुनाव का रणनीति है कांग्रेस की, उसमें मुद्दे क्या क्या होंगे? मुद्दे साफ तौर पर महंगाई, जो विकास रुका है विकास, देश बेरोजगारी, ये सब मुद्दे हैं। और जिस तरीके से सीमा के सवाल पर भी इस सरकार ने कुप्रबंधन दिखाया है, वो सारे इशूज होंगे। सर भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस तरीके का कोई स्ट्रॉन्ग एक मैसेज नहीं जा रहा है कि भ्रष्टाचार को उजागर करने का या हम लड़ेंगे इस सवाल पर, कांग्रेस निरंतर लड़ रही है और भ्रष्टाचार राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे मुद्दे हैं और स्थानीय स्तर पर भी बहुत सारे मुद्दे हैं। हम इन सब मुद्दों को चुनाव का मुद्दा बनाएंगे। सर आज चाय पे चर्चा की गई और कहीं ना कहीं आंदोलन की रूपरेखा भी आपने बना दी है। कल किस तरीके से होगा? आपने खुद कहा कि ऑटो रिक्शा खींचेंगे अब आप? हाँ, मैं कल कांग्रेस भवन के गेट से गांधी पार्क तक ऑटो रिक्शा को खींच करके ले जाऊंगा, ये बताने के लिए कि अब ऑटो चालक जो सबसे निम्न श्रेणी का पेट्रोल यूजर है, डीजल यूजर है, उसकी क्षमता से बाहर हो गया है। और ये दर्शाने के लिए और जिस प्रकार से गैस के दाम बढ़ रहे हैं, मैं एक खाली सिलेंडर को लेकर के भी अपना आक्रोश जाहिर करूँगा। लेकिन ये मेरा एकांगी प्रोग्राम है और मैंने अपने कांग्रेस के दोस्तों से कहा है
कि वो भी अपने अपने स्तर पर मोहल्लों में और दूसरी जगहों ये महंगाई के मुद्दे को उठाएं। सर मोदी सरकार ने हम दो हमारे दो के नारा दे दिया है, क्या कहना चाहेंगे? दो नहीं, उन्होंने नारा नहीं दिया, उन्होंने इस पर अमल कर रहे हैं। आप केंद्र सरकार में दो ही व्यक्ति दिखाई देते, सारी नीति, सारे कार्यक्रम, सारी घोषणाएं उन्हीं के संदर्भ से है, उन्हीं के हवाले से है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृहमंत्री जी, और उसी तरीके से देश की सारी पूंजी उन्होंने, सारी संपदा केवल दो के हवाले कर दी है, या उन दो लोगों के पिछड़ों के हवाले कर दी है, श्री अंबानी और अडानी। गैस के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं ताकि अंबानी को फ़ायदा हो, और बिजली के दाम सरकार बढ़ाने जा रही है, उसके दाम इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं ताकि श्री अडानी को फ़ायदा हो। तो सर कांग्रेस का इस बार चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री के लिए, क्या उसमें चर्चा चल रही है? हमारा कार्यकर्ता हमारा चेहरा होगा, लेकिन मैंने एक सुझाव दिया है कि चुनाव में जाते वक्त हमको स्पष्ट तौर पर लोकल इश्यूज पर चुनाव को लाने के लिए अपना लोकल स्थानीय चेहरा घोषित करना। सर एक सवाल, कई विधायक आपसे मिले बीजेपी के गैरसैंण में, तो क्या माने कुछ गुबाहट लग रही है सर? देखिए, वो औपचारिकता बस मिलने के लिए आए। मैं उनकी औपचारिकता और उन्होंने जो मेरे प्रति भावना दिखाई, मैं उसका अपमान नहीं करूंगा। मेरे साथ उनकी कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है। शिष्टाचार को राजनीतिक रूप देना मेरे लिए गलत हो। सर 2022 में कुछ कांग्रेसी वापस आ सकते हैं जो आपसे रूठ के गए हुए हैं? मैंने कहा क्षमा मांगे, उत्तराखंड की जनता से दल बदल एक पाप है, और उस भूल के लिए क्षमा मांगे, जो आना चाहे आए। सर आपने बजट को गुब्बारा बता दिया सर। ये ऐसा गुब्बारा है जिसकी हवा पहले दिन से ही निकलनी प्रारंभ हो गई है। आपको कुछ ही दिनों में सारी जनता को मालूम हो जाएगा कि इस गुब्बारे के अंदर कुछ नहीं है, केवल जो हवा थी वो धीरे धीरे जो है निकल गई। थैंक यू सर। थैंक यू। आपकी काली चाय आ गई। सतीश वहाँ पे ले जरा जलेब बनवाइए। बना रहे? हाँ जलेब का एक शॉट लेना। आओ वही चलते हैं। हमारा फेमस जलेब है जी मसूरी का। हाँ मसूरी का फेमस जलेब है। वही खाते। हाँ जी वहीं पे चलो। खींच रहा मैं भेज बना रहे हमारी सर आपका नंबर उनको नंबर दे देना, मेरी चाय भी ले आते, मेरी खानी है वहाँ। 7500 20 7500 20 94